नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग नवम के अंतर्गत पहला अध्याय संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। संख्याओं का मेलजोल हम लोगों का बहुत पुराना है। बहुत पूर्व की कक्षा से हम लोग संख्या के साथ खेलते आ रहे हैं। आइए आज फिर से उसी के परिवार में चलते हैं, जानते हैं संख्या पद्धति को तेजी से। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने जाना है कि हम जो काउंटिंग करते हैं, जो गिनती करते हैं, चलिए बताइए कहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल 1 2 3 4 5 इस प्रकार की गिनती करते जाते हैं, करते जाएं। क्या इसका कोई अंत है? बिल्कुल अपरिमित है। तो ये 1 से शुरू करके जो बहुत सारी संख्याएं आपको मिल रहा है, अपरिमित संख्याएं, यदि उन सब को एक जगह हम एकत्र कर ले, एक जगह इकट्ठा करें, तो जो बड़ा सा परिवार बनता है, इस परिवार का नाम हम लोग क्या देते हैं? बिल्कुल ठीक, आप जान रहे हैं, प्राकृत संख्या। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? रेशनल नंबर। इसमें कैसी संख्याएं आ रही हैं? वो सारी संख्याएं जिससे हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और इस प्रकार की अपरिमित संख्याएं, अनेकों संख्याएं, इन सब के परिवार को हम लोग प्राकृत संख्या का परिवार कहते हैं। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? बिल्कुल ठीक, अंग्रेजी के बड़ी अक्षर n से। अब इसी प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को भी शामिल कर लें तो इस परिवार में एक और सदस्य बढ़ गया। अब परिवार थोड़ा और बड़ा हो गया, तो वैसे परिवार को जिसमें पूरी प्राकृत संख्या रहे और इसके अलावे एक शून्य को भी हम शामिल कर लें, तब जो बड़ा सा परिवार बना, इसे हम लोग पूर्ण संख्या का नाम देते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। बिल्कुल ठीक। कौन कौन आएगा पूर्ण संख्या के परिवार में? फिर से समझिए, प्राकृत संख्या के जितने सदस्य हैं वो सभी, एवं साथ ही साथ एक शून्य भी आएगा। यानी इस पूर्ण संख्या के परिवार में शून्य आ जाएगा और इसके अलावे प्राकृत में जितने भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, ये सभी के सभी सदस्य पूर्ण संख्या के हो जाएंगे। और पूर्ण संख्या को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं? अंग्रेजी के बड़ी अक्षर W से। चलिए, अब यदि इन सभी संख्याओं के साथ हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें इस परिवार में, आप संख्या से पूर्व परिचित हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का जो बड़ा सा परिवार हुआ, इस परिवार में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो एक बहुत बड़ा परिवार बनेगा। इसमें कैसी कैसी संख्याएं आ गई हैं? ऋणात्मक संख्याएं आ गई, सारी प्राकृत संख्या आ गई, एवं साथ ही साथ शून्य भी आ गया। और इस प्रकार जो बहुत बड़ा परिवार बना, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? पूर्णांक। और अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। इसमें कैसी संख्याएं आएगी? सारी ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -5 -4 -3 0 2 25 50, जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो ऋणात्मक हों, धनात्मक हों या शून्य हों, ये पूरे परिवार को, बहुत बड़ा जो परिवार हुआ, इसे हम पूर्णांक का समूह कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। एवं इसे हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? याद है आपको? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर Q से। सॉरी, यहाँ काटिएगा थोड़ा। अच्छा, हम बोल दिए, होना चाहिए था Z तो लिख दिए क्यों? बच्चों, पूर्णांक का जो समूह है, इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर Z से। देखिए, अन्य संख्याओं को जहां हम लोग नेचुरल नंबर को n से कर रहे हैं,
होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, लेकिन इंटीजर्स या पूर्णांक को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं Z से, क्या आपको पता है? जर्मन नाम सुना है आपने? इसमें Z से एक शब्द है जहल या जहलेन। इसका अर्थ होता है गिनना और इसका अर्थ होता है संख्या। तो यहां से ये शब्द Z लिया गया है, जिससे हम लोग पूर्णांक को डिनोट करते हैं। आपने संख्या रेखा पर इतनी सारी संख्याओं को बहुत ही देखा होगा आसानी से, और आप संख्या रेखा पर ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य को दिखाए भी हैं। क्या इसके अलावे भी कोई संख्या आप संख्या रेखा पर जानते हैं? बिल्कुल, भिन्नात्मक जो भी संख्याएं हैं, और वैसी संख्याओं को हम लोग क्या नाम दे रहे थे? परिमेय संख्याएं। यानी ये जो पूरी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, इनमें यदि हम कुछ भिन्नात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो जो बहुत बड़ा परिवार बनता है, इस बड़े परिवार का नाम होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेशनल नंबर। इसमें कैसी संख्याएं आ जाती हैं? भिन्न वाली जो भी संख्याएं होगी, जैसे 2/3, -5/4, 0, 3, 4/7, ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के परिवार में रखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, परिमेय संख्या का परिवार कितना बड़ा है। सारी गिनती की संख्याएं, साथ में शून्य, सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं भिन्न के रूप में जो संख्याएं आ रही हैं, इस प्रकार का जो बहुत बड़ा परिवार बना, इस पूरे परिवार को हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। और परिमेय संख्या को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? अंग्रेजी के बड़ी अक्षर Q से। Q कहाँ से आया बच्चों? अंग्रेजी का एक शब्द आप सुने होंगे, कोसेंट। इसी का Q लिया गया है। आइए बच्चों, थोड़ा परिमेय संख्या पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। ऐसे तो पूर्व की कक्षा में आप पढ़े ही हैं, जरा याद कीजिए तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कैसे इसको परिभाषित कर रहे थे हम लोग? बिल्कुल, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, के रूप में निरूपित कर सकते हैं, वैसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके साथ शर्त क्या है? वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q के जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी वैसी सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हों, दिखा सकते हों, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या के परिवार में रखते हैं। जैसे हम कहते हैं 13। क्या 13 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसे हम 13/1 के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है एवं Q = 0 नहीं है। ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम लोग भिन्न के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हों एवं हर के जगह पर Q = 0 ना हो, उन सबको परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। संख्याओं से परिचय हमने बहुत तेजी से किया है। कारण यही है कि आप पूर्व की कक्षाओं में खूब अच्छे से प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय से मेलजोल बढ़ा लिए हैं। इसका साथ संक्रिया, जोड़, घटाव, गुणा, भाग एवं इसके गुण धर्म, साहचर्य गुण, क्रम विनिमय गुण इत्यादि हम सब लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा है। चूँकि कक्षा की शुरुआत है, इसीलिए हमने एक तेजी से ओवरव्यू आपको कुछ संख्याओं का दिया है। आइए अब हम परिमेय संख्या के रूप में थोड़ी और बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा है आप गणित की कक्षा में साथ में नोटबुक जरूर रखे होंगे।
बिल्कुल नोटबुक लेके बैठिए ताकि हमारे साथ साथ आप भी कुछ कुछ करते रहिए। अभी आपने जाना है परिमेय संख्या, और हमें पता है कि किसी भी परिमेय संख्या, जैसे यदि कोई परिमेय संख्या लिखा हुआ है 4/5, यदि इसके अंश और हर दोनों में किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाए, जैसे संख्या 2 से यदि दोनों का हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा 8/10। किसी भी संख्या से, एक ही संख्या से यदि अंश और हर दोनों में गुणा किया जाए तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। जैसे यदि हम दोनों में 6 से गुणा करते हैं हो जाएगा कितना, 24/30। अब ये वाली संख्या, ये वाली और ये वाली तीनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं। पूर्व की कक्षा में ही हम लोगों ने जाना है कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश एवं हर में एक समान संख्या से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसे जितने भी परिमेय संख्याएं हैं इन सब को हम लोग क्या नाम देते हैं, बराबर परिमेय संख्या, या इसे हम लोग कहते हैं तुल्य, इक्विवेलेंट परिमेय संख्या। आप आवश्यकता अनुसार इस परिमेय संख्या के जगह इसे भी ले सकते हैं, यानी उसका रूप बदला जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि अंश एवं हर दोनों में एक समान संख्या से ही गुणा किया जाए। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बहुत सा परिमेय संख्या देख रहे थे। इन परिमेय संख्याओं के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या होगी, या ये परिमेय संख्याएं हैं कहाँ, आइए इनको जरा हम अच्छे से समझते हैं। जैसे यदि दो लगातार पूर्णांक हम लें, कोई भी दो लगातार पूर्णांक 1 एवं 2, क्या इन दोनों के बीच कोई परिमेय संख्या है? आइए ढूंढ के देखते हैं। 1 एवं 2 के बीच मान के चलिए हमें 3 परिमेय संख्या ढूंढना है। 3 परिमेय संख्या लिखें। ध्यान दीजिए बच्चों, संख्या है 1 एवं 2, तो किसी भी दो संख्या के बीच की परिमेय संख्या ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं पूर्व की कक्षा में, संख्याओं का योग करके यदि 2 से भाग दे दें तो हमें उसके बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी बीच की संख्या प्राप्त करने के लिए, बीच की परिमेय संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो हमें क्या मिल गया, आपकी संख्या 2 1 3/2। अब यह जो संख्या है ये आपको इन दोनों के बीच में पड़ेगी। अब जब बीच की संख्या निकल गई तो अब आप और भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार, अब हम लोग 1 और 3/2 के बीच का ज्ञात करेंगे, फिर 2 और 3/2 के बीच क्या ज्ञात करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया है, संख्या है 1 और एक संख्या है 2, इसके बीच की एक परिमेय संख्या हमने ज्ञात किया है 3/2। हमें ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्या। तो आइए इसी प्रकार अब इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों के बीच में क्या ज्ञात होगा, उसी प्रकार दोनों को जोड़ लेंगे। आपको जोड़ आता है 5/2 और भाग देंगे कितना से, 2 से, तो संख्या हमें मिल गई 5/4। इसी प्रकार यदि आप इधर देखें तो आपको क्या मिल जाएगा, 7/2, यानी 7/4, यानी 2 और परिमेय संख्याएं हमने ढूंढ ली है। इस प्रकार 1 एवं 2 के बीच की 3 परिमेय संख्या हमने ढूंढा है 3/2, 5/4 एवं 7/4। तरीका क्या लगा है ढूंढने के लिए बच्चों, दोनों का योग और उसमें 2 से भाग। अब देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं।
अब आप पुनः से इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इसके और पहले के बीच, इस प्रकार यदि आप ढूंढें, एक श्रृंखला बनाएं, तो आप ढूंढते रहिएगा और हमेशा मिलते जाएगा। आप पाएंगे कि किसी भी दो संख्या के बीच अपरिमित परिमेय संख्या है, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और भी बहुत सारे तरीके हैं बीच की परिमेय संख्या ढूंढने का। जब हम जान रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से परिमेय संख्या बहुत सारा है, तो उसमें से कोई 3, 4, 5, 10 अगर ढूंढना है तो बहुत आसान है। जैसे हमें 1 एवं 2 के बीच का ढूंढना है। जरा ध्यान दीजिए, एक संख्या है 1, यदि इसे परिमेय के रूप में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 1/1, और 2 को भी लिख सकते हैं 2/1। अब यदि हमने कहा कि तुल्य भिन्न के रूप में इसके अंश और हर में आप एक समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। हमें प्राप्त करनी है 3 संख्या या 5 संख्या या जितनी भी प्राप्त करनी है। आइए हम इसे 5 से गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5/5, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 10/5। अब जरा देखिए, दोनों का हर जब समान है, अंश 5 है और 10 है, तो 5 एवं 10 के बीच की जितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे, जैसे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये सभी बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। अब आप सोचिए, यदि 100 से गुना किए होते तो कितनी संख्याएं लिख सकते थे। यानी इस प्रकार आप बहुत सारी परिमेय संख्याएं ढूंढ सकते हैं। जब हम लोगों ने परिमेय संख्या के बीच की ढेर सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं, आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या इनके अलावे भी कोई संख्या है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है सारी गिनती की संख्याएं, शून्य, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, साथ में भिन्नात्मक संख्याएं। क्या इनके अलावे भी संख्याओं का कोई परिवार है? आइए जानते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी संख्याओं का बहुत बड़ा परिवार देखा है, और उस परिवार का नाम है परिमेय संख्या का परिवार, रेशनल नंबर का परिवार। इस परिवार में कैसी कैसी संख्याएं आ रही हैं? सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, धनात्मक पूर्ण संख्याएं, शून्य एवं साथ ही साथ वैसी सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां Q = 0 न हो। ऐसी संख्याओं के बहुत बड़े परिवार को हमने परिमेय संख्या का परिवार कहा है। अब हम जानते हैं क्या इसके अलावे भी कोई संख्या है जो अस्तित्व में है। तो बच्चों, क्या आपने पाइथागोरस का नाम सुना है? बिल्कुल, बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं दार्शनिक हैं ग्रीस के। उनके अनुयायियों ने, हिप्पार्क्स ने सबसे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में बताया कि हाँ, ऐसी भी संख्याएं हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ग्रीस के गणितज्ञ हैं आपके पाइथागोरस। पाइथागोरस पर में पढ़ते हैं ना हम लोग, बिल्कुल पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है। उनके ही अनुयायी हैं, शिष्य हैं हिप्पार्क्स। इन्होंने सर्वप्रथम एक नई संख्या के बारे में बताया जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और उसका नाम इन्होंने दिया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय से उल्टा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। अभी तक जो हमारा पूरा एक परिवार था, इससे बिल्कुल अलग एक नया परिवार संख्याओं का मिला है हमें, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सी संख्या आ रही है? जैसे √2, √3, √5, पाई। यदि हम और भी संख्या लिखना चाहें इसमें, तो हम कह सकते हैं 0.10, 110, 1110, 1111,
और इस प्रकार का यदि हम लिखें संख्या, तो ऐसी संख्याएं ये सब के सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अर्थात इन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले √2 को ही साबित किया गया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। किसके द्वारा? बिल्कुल वही पाइथागोरस के अनुयायी जो शिष्य हैं, उन लोगों ने सबसे पहले साबित किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद फिर बहुत सारी संख्याओं को धीरे धीरे साबित किया गया, जैसे √3 को, √5 को, √6 को, √7 को। फिर इन संख्याओं को क्रमशः साबित करते गए कि ये अपरिमेय है। अब अपरिमेय किसे कहेंगे? यदि आप परिमेय समझ रहे हैं कैसी संख्या को, जिसे P बटा Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं एवं Q ≠ 0, तो अपरिमेय का परिभाषा आपको अपने आप आ गया। वैसी सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखाया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं, जहां Q ≠ 0, वही परिभाषा सिर्फ इसमें नहीं लग जाएगा। तो वैसी सभी संख्याएं, जैसे ये सब संख्या जो लिख रहे हैं हम आपको, ये ऐसी संख्या है जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए इन संख्याओं का जो परिवार बना बहुत बड़ा, इसे हम लोग अपरिमेय संख्या का परिवार कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक परिमेय संख्या का परिवार है बहुत बड़ा, और अपरिमेय संख्या का भी परिवार अपरिमित है, बहुत बड़ा है। यदि इन दोनों संख्याओं के परिवार को हम एक जगह रखें, तो फिर जो बहुत बड़ा वाला परिवार बनेगा, इस पूरी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखते हैं। वास्तविक संख्या, इसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो अभी तक हम लोगों ने जाना है कि सबसे बड़ा जो परिवार है, अभी तक की जो जानकारी है क्लास 9 तक में, कि सबसे बड़े परिवार को कह रहे हैं रियल नंबर। इसके अंतर्गत दो बड़े बड़े समूह, परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का। परिमेय संख्या के अंतर्गत भी बहुत सारी संख्याएं, जैसे प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, एवं अपरिमेय संख्याओं का भी अपना पूरा अपरिमित परिवार है, समूह है। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जान लिया है वास्तविक संख्या। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? हमने जो नंबर लाइन पढ़ा है, हम जो इसके पहले संख्या रेखा देखते आ रहे हैं, उस संख्या रेखा पर प्रत्येक परिमेय संख्या को, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को दिखाया जा सकता है। यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, उन सब को एक नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं। नंबर लाइन से तो आप पूर्व परिचित हैं, बिल्कुल। शून्य के अलावे जिसमें धनात्मक संख्याएं एवं बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये जो नंबर लाइन है, इसके प्रत्येक बिंदु पर कोई न कोई वास्तविक संख्या है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया के प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इस संख्या रेखा पर एक नियत बिंदु है। इसीलिए इस संख्या रेखा को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा। आप समझ रहे हैं बच्चों? यानी जितनी भी संख्या वास्तव में है, परिमेय हो या अपरिमेय हो, उन सब को हम एक नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो अभी के पूर्व की कक्षा में आपने पूर्णांक को एवं परिमेय को संख्या रेखा पर दिखाना सीखा है। अब हम लोग सीखेंगे कि जो अपरिमेय संख्या है, उसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। प्यारे बच्चों, हमने जाना कि जो भी वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, उसके संगत वास्तविक संख्या रेखा पर
नंबर लाइन पर निश्चित रूप से एक बिंदु होता है, अर्थात संख्या रेखा पर किसी भी वास्तविक संख्या को दिखाया जा सकता है। इस बात को सबसे पहले 1870 में कैंटूर महोदय एवं डेडेकिंड करके हैं दो गणितज्ञों ने साबित किया था। आइए हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को दिखाना और पूर्णांक को दिखाना आप पूर्व की कक्षा में सीख चुके हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना या निरूपण। आइए हम लोग साथ में मिलकर दिखाते हैं। आप भी नोटबुक रखे हैं साथ में, करते चलिए। आइए सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या √2 को प्रयास करते हैं संख्या रेखा पर दिखाने का। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या रेखा से आप पूर्व परिचित हैं। एक नंबर लाइन, एक संख्या रेखा, 0, 1, 2, 3, 4 और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं -1, -2 और इसी प्रकार। अब इस पर हमें दिखाना है, √2 को ढूंढना है कि कहां पर होगा। कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का ही उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चों? समकोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए हम इसे √2 को एज ए कर्ण 90 के सामने वाली भुजा के रूप में देखते हैं। तो लंब और आधार के रूप में हमें क्या लेना पड़ेगा? देखिए जरा, यदि हम लंब और आधार के रूप में एक एक ले लें तो इस कर्ण का मान कितना होगा? बिल्कुल निकालिए आप, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2। यानी √2 को फाइंड करने के लिए हमको एक ऐसे समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी जिसका लंब और आधार दोनों एक एक इकाई हो। तो आइए हम एक इकाई संख्या रेखा पर तो आसानी से दिखा सकते हैं। अब यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाकर इस प्रकार लंब खड़ा कर लेंगे। आप भी साथ साथ में करते चलें। जितना बड़ा इसकी लंबाई है एक इकाई, ठीक एक इकाई इतना ही बड़ा इस पर भी हम लोग प्रकार की सहायता से काट लेंगे। अब ये जहां कटा है उसे मूल बिंदु से मिला देंगे। जरा ठहर जाइए, बनाना बात बहुत आसान है, समझते चलें। हमने क्या किया है? आधार को लिया है एक इकाई और जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा लंब भी लिए हैं। लंब भी हमने लिया है एक इकाई। और इस प्रकार आपका जो ये कर्ण प्राप्त हुआ, यदि हम इसका नाम दे दें A, B और इसे O कहें, तो ये जो त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज जिसके लंब और आधार एक एक हैं, तो कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? 2 √2। अब इसे ही हमें संख्या रेखा तक लाना है, नंबर लाइन पर दिखाना है। अब आप क्या करेंगे? अपने प्रकार की सहायता से मूल बिंदु पर रख करके इतना बड़ा चाप बना लेंगे। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी पर करेंगे, आप पाएंगे कि इस प्रकार का एक चाप बना है। ये जो √2 है, अब इसे यदि हम एक सर्किल का रूप देंगे, चाप का रूप देंगे, तो क्या त्रिज्या तो हमेशा एक समान रहेगा। तो यहां से यहां तक का भी वैल्यू आपको कितना आ गया निकल करके? √2। तो ये वाली जो बिंदु आपने पाया, इस बिंदु का यदि हम नाम C दें तो ये जो C बिंदु है यही आपका √2 है। यानी बिंदु C को हम लोगों ने ढूंढ लिया है किसके रूप में? √2 के रूप में।
तो इस प्रकार का एक संख्या रेखा आप भी अपने नोटबुक पर बनाएं एवं प्रकार की सहायता से √2 को संख्या रेखा पर फाइंड करें, ढूंढें। और जब एक बार आप √2 को ढूंढ लेंगे तो इसी प्रकार आगे की जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे √3, √5, √6 इत्यादि को भी हम लोग आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो और भी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कुछ को साथ में मिलकर दिखाएंगे और कुछ को आप खुद से दिखाइएगा। तो आशा है बच्चों, इससे संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, आप उसको पूरा बना जाएंगे एवं कुछ प्रश्न के साथ एवं कुछ अपरिमेय संख्याओं को दिखाने के साथ हम लोग अगली कक्षा में पुनः से मिलेंगे। तब तक आप खूब अभ्यास करते रहिए एवं खुश रहिए। धन्यवाद।